नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिलॉसफी के एक बहुत ही पुराने और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले आइडिया के बारे में, आदर्शवाद। देखते हैं कि ये आखिर है क्या। जरा सोचिए, क्या ये जो दुनिया हमें अपने चारों तरफ दिख रही है, यही असली हकीकत है, या फिर ये बस किसी बड़ी चीज की परछाई भर है? ये सवाल सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स को परेशान करता रहा है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो हमें सीधे आदर्शवाद के दिल में ले जाता है। तो आदर्शवाद आखिर कहता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये फिलॉसफी मानती है कि जो असलियत है ना, वो पत्थर या लकड़ी की नहीं बनी है, वो बनी है विचारों से, चेतना से। मतलब हमारा मन, हमारी सोच, हमारी आत्मा, यही असली चीज है। ये जो बाहर की दुनिया है, ये तो बस उसी का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी का नहीं है। अरे हजारों साल पहले हमारे अपने भारतीय चिंतन में भी यही बात कही गई थी। ये जो श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका मतलब ही यही है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ब्रह्म है, वो सच है। और ये जो दुनिया, ये जो जगत हमें दिख रहा है, ये एक तरह का इल्यूजन है, एक माया है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए ना, इसकी ठीक उल्टे विचार को देखते हैं, भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म क्या कहता है कि भाई सब कुछ मैटर है, पदार्थ है, हमारा दिमाग, हमारी चेतना, सब कुछ बस केमिकल रिएक्शन का खेल है। पर आदर्शवाद वो इस पूरी कहानी को पलट देता है। वो कहता है नहीं, चेतना पहले है, पदार्थ बाद में। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया आया कहाँ से? चलिए मिलते हैं उन महान विचारकों से जिन्होंने इसकी नींव रखी। इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, एंशिएंट ग्रीस में। सबसे पहले थेल्स जैसे थिंकर्स ने यह सोचना शुरू किया कि ये दुनिया बनी किस चीज से है। फिर आए सुकरात, जिन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया छोड़ो, पहले अपनी आत्मा को, अपने अंदर के सच को जानो। लेकिन वो प्लेटो थे, जिन्होंने इन बिखरे हुए आइडियाज को एक साथ पिरोया और आदर्शवाद को एक प्रॉपर शक्ल दी। इसीलिए उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, प्लेटो। इन्हें ही आदर्शवाद का फादर माना जाता है और उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज के जरिए इस फिलॉसफी की बुनियाद रखी। प्लेटो का कहना था कि असलियत हमारे मन के विचारों में है, बाहर की दुनिया में नहीं। जैसे दुनिया में लाखों अलग अलग तरह की कुर्सियां हो सकती हैं, है ना? कोई लकड़ी की, कोई प्लास्टिक की, लेकिन जो कुर्सी का आइडिया हमारे दिमाग में है, वो परफेक्ट है, वो कभी नहीं बदलता। असली कुर्सी वही है जो हमारे मन में है। फिर कई सदियों बाद आए जॉर्ज बर्कले और उन्होंने इस आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया। उन्होंने दिया सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, होने का अर्थ है अनुभव किया जाना। मतलब ये कि कोई चीज तभी तक मौजूद है जब तक कोई उसे देख या महसूस कर रहा है। वो जो पुराना सवाल है ना, कि अगर जंगल में एक पेड़ गिरे और उसे सुनने वाला कोई न हो तो क्या आवाज होती है? बकले कहते हैं बिल्कुल नहीं। और फिर आते हैं हेगेल अपने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के साथ। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका सार ये है कि पूरी की पूरी हकीकत, हमारा इतिहास, हमारा समाज, सब कुछ एक ही यूनिवर्सल चेतना, एक एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा है जो धीरे धीरे खुद को समझ रही है। और देखिए, ये सोच कितनी दूर तक फैली। पश्चिम में प्लेटो से लेके कांट तक, और हमारे यहाँ भारत में स्वामी विवेकानंद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक। कितने ही महान विचारकों ने माना कि मन और आत्मा ही असली हकीकत हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो बड़ी फिलॉसफिकल बातें हैं, इनका असल जिंदगी से क्या लेना देना? इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है एजुकेशन पर। चलिए देखते हैं कि ये फिलॉसफी क्लासरूम को कैसे बदल देती है। तो आदर्शवादी शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छी नौकरी दिलाना नहीं है। नहीं, इसका असली गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी खुद की पहचान। इसके साथ साथ बच्चे का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, वो अपनी संस्कृति को समझें और सबसे जरूरी एक मजबूत कैरेक्टर बने। और इस सिस्टम में टीचर वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, वो एक गुरु है, एक गाइड, एक ऐसा आइडियल इंसान जिसे देखकर बच्चे सीखते हैं। उनकी जगह बहुत बहुत ऊंची मानी गई है। और स्टूडेंट, उससे एक खाली बर्तन की तरह नहीं देखा जाता। आदर्शवाद मानता है कि हर बच्चा एक आध्यात्मिक प्राणी है जिसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एजुकेशन का काम है बस उस पोटेंशियल को बाहर लाना। और डिसिप्लिन,
यहाँ सजा या डर का कोई रोल नहीं है। जोर दिया जाता है सेल्फ डिसिप्लिन पर। मतलब बच्चों को सही गलत की समझ दी जाए ताकि वो खुद को कंट्रोल करना सीखें। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये आज की प्रैक्टिकल दुनिया में काम कर सकता है? चलिए इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि ये मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पर, कैरेक्टर बनाने पर जोर देता है। लेकिन इसकी कमजोरियां भी हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हवा-हवाई है, एब्स्ट्रैक्ट है और आज की साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दुनिया से इसका तालमेल नहीं बैठता। ये बच्चे से ज़्यादा टीचर पर फोकस करता है, जो आज के ज़माने में थोड़ा पुराना लग सकता है। लेकिन अपनी सारी कमियों के बावजूद इसका एक हिस्सा आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये जो वैल्यू एजुकेशन की बात हम आज करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से ही निकली है। ये हमें याद दिलाता है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, आज की इस दुनिया में जो डेटा पर, टेक्नोलॉजी पर, मटीरियल चीज़ों पर चलती है, उसमें एक आइडिया की, एक विचार की असली कीमत क्या है? शायद यही वो सवाल है जिस पर आदर्शवाद हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।